गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारी पिछली कक्षा में हमने अरस्तु की क्रांति के संबंध में विचारों को समझा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने कल ये समझने का प्रयास किया, डिस्कशन किया कि अरस्तु के अनुसार क्रांति से क्या तात्पर्य है। मैं एक बार उन्हें रिपीट करूं ताकि आपको आगे अच्छे से समझ आए। अरस्तु कहते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था में या किसी भी संविधान में कोई परिवर्तन करना हो तो उसको क्रांति के नाम से स्पष्ट करते हैं। यानी किसी भी शासन व्यवस्था या संविधान में कोई परिवर्तन। अब ध्यान रखना, यहाँ पे वो बिल्कुल सशस्त्र क्रांति विद्रोह के अर्थ में नहीं लेते। आंशिक रूप से हो या कोई बड़ा हो छोटा हो, जिस किसी भी प्रकार का संविधान में जो संशोधन होता है या शासन व्यवस्था में कोई बदलाव होता है तो प्राय उसको अरस्तु क्रांति के सबसे स्पष्ट है। फिर हमने ये भी देखा था कि क्रांति के क्या कारण है। सामान्य कारण और विशिष्ट कारणों को हमने स्पष्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि असमानता और अन्याय एक सामान्य कारण है जो किसी भी शासन व्यवस्था में प्राय क्रांति के रूप में तब्दील होते हैं। विशेष कारण हमने देखा था कि किसी भी शासन व्यवस्था में शासक वर्ग की तानाशाही है या उसका जो सम्मान या लालच है या उसका एक प्रकार से राज्य की जनता का उत्पीड़न करना है, ऐसे अनेक कारण के बारे में हमने समझा। ठीक है, आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति किस प्रकार से। देखिए, लोकतंत्र में या किसी भी प्रकार से जो शासन व्यवस्था होती है, आप समझ सकते हैं कुलीन तंत्र है, वर्ग तंत्र है, धनिक तंत्र है, राजतंत्र है, संवैधानिक तंत्र है। हर व्यवस्था में क्रांति के जो कारण होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, उसमें कुछ स्पष्ट है। देखो, सिंपल सी बात है, संविधान या संवैधानिक तंत्र की बात करें, संवैधानिक तंत्र में क्रांति तभी हो सकती है जब उस शासन व्यवस्था में विधि का उल्लंघन हो, विधि को सर्वोच्च नहीं माना जाए, कानून की अवहेलना की जाए, तब जाकर होता है। धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र की बात करें तो उसमें जो शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले हैं वो राज्य में असमानता को बढ़ावा देते हैं, गरीबों को शोषण करते हैं, निर्धनों को शोषण करते हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण करते हैं, तो वहां पर क्रांति होती है। राजतंत्र की बात करें तो कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई राज परिवार में कोई अपमान की घटना घटित हो या उससे संबंधित कुछ हो घटना है, तब जाकर राजतंत्र में ऐसी घटनाएं घटित होती है या क्रांति होती है। यहाँ पे आप बात करें किसी प्रकार से एक यूरोप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहां पर कुछ करिश्माई प्रकृति के नेता होते हैं, जनता को अपने अपने भाषण से गुमराह करते हैं, शासन व्यवस्था के विरुद्ध भड़काते हैं, तब जाके वहां पे क्रांति होती है। तो अलग अलग शासन व्यवस्था में जो क्रांतियां होती है सबके अपने अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे कि जो क्रांतियां होती हैं किस किस प्रकार की और क्या क्या उसके प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लेते हैं आंशिक या पूर्ण क्रांति। नाम से स्पष्ट है, आंशिक यानी कम मात्रा में और पूर्ण क्रांति यानी व्यापक रूप से। अब देखिए, अगर किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को या किसी पद पर बैठे व्यक्ति को ही हटाना है, यानी उस पद पर विराजमान व्यक्ति को ही पद से पदच्युत करना है, तो फिर उसको आंशिक क्रांति कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई शासन व्यवस्था है को बदलना है, उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको ही बदलना है, तो स्वाभाविक है कि वो कौन सी क्रांति कहलाएगी, पूर्ण क्रांति कहलाएगी। यानी शासन व्यवस्था बनी रहती है, शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल जो शासन करता है, कर्ता को बदला जाता है तो आंशिक होगी। लेकिन शासन व्यवस्था को भी पूर्ण में बदल दिया जाए तो फिर वो पूर्ण क्रांति कहलाती है। ठीक है, ये हमें समझना। दूसरा है रक्तपूर्ण व रक्तहीन क्रांति। नाम से स्पष्ट होता है कि जब किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी संवैधानिक मतलब जिस शासन का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें जनता हिंसक विद्रोह करती है, एक युद्ध में तब्दील हो जाती है, एक बहुत बड़े संघर्ष में तब्दील हो जाती है, हिंसक गतिविधियां होती हैं, वहां पर
उस शासन व्यवस्था की जो क्रांति का जो स्वरूप होता है वो अर्थपूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी आप इतिहास में उदाहरण उठा के देखिए कि कई ऐसे देश हैं, ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर जो क्रांतियां हुई वो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसक गतिविधियों के, बिना किसी मतलब अराजकता के जो शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था को बदला गया तो वो रक्तहीन क्रांति कहलाती है। बात स्पष्ट है। जहां पे हिंसा प्रमुख होती है, अराजकता होती है, विद्रोह होते हैं, संघर्ष होते हैं, रक्त बहता है तो वो रक्तपूर्ण क्रांति होगी। लेकिन जहां पर बिना रक्त बहाए शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था का बदलना या शासन व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन करना लेकिन हिंसक गतिविधि नहीं होती है तो वो कौन सी कहलाएगी? रक्तहीन क्रांति। आपने देखा होगा 1688 में जो इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी इसको गौरव क्रांति कहते हैं। क्रांति क्या है? तो वो एक रक्तहीन क्रांति। जैसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। यानी किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए जो क्रांति की जाती है, किसी शासन व्यवस्था पर विराजमान किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उद्देश्य किसी के इस पद पर विराजमान व्यक्ति को हटाना है तो वो व्यक्तिगत कहलाएगी। लेकिन जब उसका कोई उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को, शासक विशेष को नहीं हटाना होता है तो फिर वो गैर व्यक्तिगत क्रांति की श्रेणी में है। अगला है वर्ग विशेष की क्रांति। अब देखिए किसी भी राज्य में, किसी भी शासन व्यवस्था में जो भी राज्य की जो प्रजा होती है उसमें अलग अलग धर्मावलंबी, जाति, संप्रदाय, वर्ग होते हैं। ठीक है, यही एक ये भी होता है। दूसरा, एक जो आर्थिक अवस्था के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर भी समझ सकते हैं कि कुछ वर्ग बहुत कुछ होते हैं जो सादा संपन्न होते हैं, धनाढ़ होते हैं, और जो कुछ बिल्कुल निम्न होते हैं, गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति क्रांति करता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति जो क्रांति करता है वो वर्ग विशेष की क्रांति, जो अपने अधिकारों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, जो एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध जो हिंसक या अनैतिक गतिविधि करता है, वह उसको बदलने की प्रक्रिया करता है, तो वो वर्ग विशेष की क्रांति है। ठीक है। अगला है वैचारिक या वाद विवाद की क्रांति। इसका इतिहास में बहुत बड़ा है। आप देखेंगे इतिहास में जितनी भी विश्व प्रसिद्ध जो क्रांति हुई उसमें इसका बहुत बड़ी भूमिका है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे मतलब करिश्माई प्रकृति के नेता अपनी वाक पटुता के आधार पर अपने राज्य के अंदर निवास करने वाली जनता को इस प्रकार से शब्दानुभव के आधार पर पूरे जनता को एक सूत्र में बांध देते हैं और उनके एक आह्वान पर कुछ भी करने के लिए जनता अर्थात प्रजा तैयार है। वो कहती है वाग्वे या वैचारिक क्रांति। अपनी एक विचारधारा, अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक समझ के आधार पर संपूर्ण जनता को एक सूत्र में पिरोने का काम ये करते हैं। प्राय लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की क्रांति के रूप देखने को मिलते हैं। ये लोकतांत्रिक देशों में अधिकतम रूप से इस प्रकार की क्रांतियां होती रहती है। तो हमने समझा कि किस प्रकार की क्रांतियां होती है, किसके अनुसार और उसके अनुसार। ठीक है। अब हमें यह समझना है कि क्रांति के अलग अलग रूप है, प्रकार है, सब देखा है। लेकिन क्या ये अलग अलग चलते रहना चाहिए या इस पर भी कोई रोक होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था का अगर असंतुलन है, सामंजस्य नहीं है, अस्थिर है, तो वो राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उस राज्य की एकता अखंडता का खतरा रहता है और राज्य कई छोटे नगर राज्य में या हम कह सकते हैं उसका विभाजन होता है, उसकी एकता नहीं बनी रहती है। तो संभव है कि व्यक्ति के और राज्य के विकास के लिए शांतिपूर्वक उसका विकास होता है, अपने राज्य की प्रजा अच्छे ढंग से रह सके। तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी इस प्रकार की क्रांतियां होती हैं तो उन क्रांतियों को रोकने के लिए कुछ उपाय भी ढूंढने हैं, तब जाकर वो क्रांति रुक सकती है। तो अब देखेंगे आप क्रांति को रोकने के क्या क्या उपाय बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। देखो, संविधान उस देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान उस देश का परम ग्रंथ होता है। उस राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है वो सब कुछ संचालन संविधान के अनुरूप होता है। तो अगर किसी भी उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी विवाद हो, कोई भी वाद हो, उसका निराकरण संविधान
ना कि व्यक्तिगत या अपने हितों के अनुसार। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी कोई भी हो, संविधान जो जनता के द्वारा बना होता है तो उसमें आस्था बनी रहने से उस पर विश्वास बनाना चाहिए कि जो भी संविधान में लिखित है उसके अनुसार हमारे शासन में चले। कोई भी शासितों पर मनमाने ढंग से अत्याचार नहीं कर सकते। जो विधि है उस विधि को सर्वोच्च मानते हुए, आस्था विश्वास बनाए रखते हुए उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था चलेगी तो कभी भी इस प्रकार की क्रांतियों का दौर नहीं आएगा, ये तय है। ठीक है, तो सबसे पहली बात संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। अगली बात उन्होंने बताया है कि शासक और शासित यानी जो राजा और प्रजा, जो शासन व्यवस्था का जो हेड प्रमुख है वो अपने राज्य की जो जनता है उसके मध्य संवाद होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। संवाद होगा तो राजा अर्थात शासक ये जान सकेगा कि वास्तविक रूप से मेरी प्रजा के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी जनता के लिए क्या क्या समस्या है। और दूसरा, जनता को भी अच्छा लगेगा कि हमारा शासक हमसे संवाद करता है, हमारी समस्याओं को समझता है, हमारे दुख को अपना दुख समझता है, हमारे सुख को अपना सुख समझता है। तो अगर वार्तालाप होगा, संवाद होगा तो कभी भी राज्य की प्रजा में इस प्रकार के विचार पैदा नहीं होंगे कि कभी भी क्रांति का रूप धारण करे। इसलिए बेहतर शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है कि हमेशा समय समय पर शासक और शासितों के मध्य संवाद होना जरूरी है। इस बात को समझिए। दूसरा इन्होंने बताया विधि का शासन। देखिए यहाँ प्लेटो की तरह नहीं कहते, यहाँ उसको कहते हैं कि विधि का जो शासन है वो सर्वोच्च। विधि एक बहुमत का एक मत होता है, एक विश्वास होता है, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है, कई लोगों के दिमाग के ऊपर होती है। और विधि हमेशा बहुतों के कल्याण की बात करता है, सामान्य हित की बात करते हैं। इसलिए ये कह नहीं सकते कि विधि से किसी एक व्यक्ति का हित हो रहा हो। तो जरूरी है कि जब सामान्य हित को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है विधि में, और विधि कभी तानाशाह नहीं कर सकती, विधि कभी अधिरायवादी नहीं कर सकती, विधि कभी निर्कुशलता की ओर नहीं बढ़ सकती, तो जरूरी है कि शासन व्यवस्था विधि का रूप चले, विधि में विश्वास रखते हुए चले। इसलिए कहते हैं कि जहां जिस देश से विधि का शासन निर्माण हो रहा है कभी क्रांति का स्रोत धारण नहीं होता है, क्रांतियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि शासन व्यवस्था विधि के अनुरूप चलती है। अगली बात है समानता का व्यवहार। देखिए हमेशा क्रांतियों का महत्वपूर्ण काम रहा है असमानता और अन्याय, असमानता और अन्याय। इसलिए जरूरी है कि राज्य में क्रांति होने से रोकने के लिए राज्य की प्रजा के साथ समानता का व्यवहार है। असमानता होगी तो स्वाभाविक है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा और जिसके पास है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अलग अलग प्रकार से उनमें वैमनस्य पैदा होगा, कलह पैदा होगा और इस क्लेश की वजह से क्रांति होगी। इसलिए शासन ये कदम उठाए कि राज्य में अपनी प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करें। व्यवहारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर समानता का व्यवहार किया जाएगा तो राज्य कभी भी क्रांति के आगे नहीं बढ़ेगा। अगला है मध्यम वर्ग की प्रधानता। आपको पहले भी पिछले कक्षों में मैंने स्पष्ट किया था कि अरस्तु मध्यम वर्ग की प्रधानता को बल देते हैं, क्योंकि अरस्तु का मानना था, विश्वास था उनका कि राज्य में दो वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। दोनों के एक विपरीत, निम्न वर्ग के प्रति हमेशा उच्च वर्ग के प्रति एक कुंठा रहती है, एक विरोध की भावना रहती है, और जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग के प्रति एक नफरत करता है। ऐसा अरस्तु का मानना। इसलिए कहते हैं कि अगर मध्यम वर्ग होगा तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों का एक प्रकार से संतुलन ऐसा होगा कि जहां जहां जिस राज्य शासन व्यवस्था में मध्यम वर्ग की प्रधानता है वहां क्रांतियां नहीं होती। इसलिए उन्होंने मध्यम वर्ग की प्रधानता पर बल दिया। साथ ही साथ समानता की बात की तो केवल राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता नहीं, आर्थिक समानता भी होना जरूरी है। इतिहास में आप ऐसे उदाहरण देखेंगे कि आर्थिक असमानता की वजह से क्रांति हुई। आपने मार्क्सवाद पढ़ा होगा। पूरी बात इसी में कि विश्व का पूरा जो इतिहास है वो सब कुछ आर्थिक संसाधनों पर निर्भर रहा है। हर देश पर आक्रमण करना हो, युद्ध करना हो, जो भी गतिविधियां हुई है उसका हित आर्थिक, ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो कह
शिक्षा पद्धति पर भी बल दिया, राज्य द्वारा शिक्षा देने पर भी बल दिया। शिक्षा होगी तो सभी वर्गों को सुलभ होगी, तो शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर अच्छे सद्गुण पैदा होंगे, तो कभी भी इस प्रकार के क्रांति के समय विचारों के दिमाग में नहीं बन सकेंगे और विधि शासन की एक विश्वास भी बना रहेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि विदेशी समस्याओं की तरफ देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप देखते हैं कि जब अपने आंतरिक चुनौतियों से घिर जाता है कोई राज्य, कोई भी राज्य अपनी आंतरिक समस्याओं से घिर जाता है, उसको कोई निदान या उसका समाधान नहीं या हल नहीं मिल पाता है, तब उस कंडीशन में क्या करें? उस जैसी परिस्थितियों में अपने राज्य के नागरिकों को किसी भी विदेशी समस्या पर केंद्रित किया जाए, विदेशी समस्या पर केंद्रित किया जाए। उनका पूरी राज्य की जनता का पूरा ध्यान विदेशी समस्या या बाह्य दूसरे राष्ट्रों पर ले जाया जाता है और जनता से कहा जाता है कि देखिए हमारा राष्ट्र खतरे में है, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, अगर अब हम एक नहीं हुए तो हमारे लिए इस राज्य का अस्तित्व बना रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी देश की एकता अखंडता के लिए मजबूत बने रहिए ताकि हम इस समस्या का, इस चुनौती का अच्छे ढंग से मुकाबला कर सकें। तो ऐसा कई बार होता है कि जब भी शासक को लगे कि अब मेरे राज्य की स्थिति बेकाबू हो रही है, बहुत समस्या हो रही है, तो तत्काल प्रभाव से किसी भी विदेशी समस्या पर ध्यान केंद्रित करवाए, तो जनता जिस तरफ जो ध्यान वापस से आकर किसी अन्य जगह पर ध्यान चला जाएगा, तो स्वतः ही वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो। अब देखो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात बताता हूँ। हमारा जो पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फैली स्टेट, अविकसित राष्ट्र, किसी भी स्तर पर वो विश्व में अपनी शक्ति नहीं जता सकता, फैली स्टेट, असफल राज्य। तो वो क्या करता है कि जब भी अपने देश में आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जिस किसी प्रकार की उठापटक होती है, उसको लगता है कि मैं आर्थिक समस्या से इतना घिर गया है, लोग से राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं पाकिस्तान में, तो क्या करता है वो पूरे पाकिस्तान में ध्यान केंद्रित करता है कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाने की कोशिश करता है। अब जनता में इस प्रकार का माहौल तैयार करते हैं कि पूरा ध्यान वहां पर उनका एकत्रित हो जाए, ताकि आंतरिक जो चुनौतियां हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए, उस तरफ केंद्रित हो जाए। तो ऐसे कई दुनिया में राज्य मिलेंगे आपको जो कभी भी सिर्फ अपने आप को संकट में घिरा महसूस करते हैं, तब अपना पूरा राज्य का ध्यान इस तरफ एक विदेशी समस्या की तरफ ले जाने का प्रयास है। तो ऐसा भी इन्होंने उपाय बताया कि ऐसा करना चाहिए अरस्तु के अनुसार कि अपने कभी भी विदेशी समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित करो। दूसरा, राजकीय सम्मान है या राजकीय पद है, उनका भी न्यायोचित वितरण होना चाहिए, जरूरी है। समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोगों को सम्मान मिले, पद मिले, ताकि ये किसी में ऐसा महसूस न हो कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं बढ़े। इसलिए जरूरी है कि राज्य के अंदर जितने भी राज्य के पद है या सम्मान है उसका बराबर न्यायोचित वितरण होना चाहिए। तथा शासक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे राज्य के अंदर क्या क्या, कहीं मेरे कोई बहुत बड़ा विद्रोह की तैयारी नहीं हो रही, या जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इन परिवर्तनों का दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये भी शासक को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अरस्तु ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि शासक हमेशा ध्यान रखेगा कि जो भी राज्य के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों पर निगरानी करें। अगली बात बताइए धनार्जन को नियंत्रण, अर्थात समाज में धन का ऐसा वितरण होना चाहिए कि केंद्रीकरण अधिक मात्रा में किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। धन का उचित वितरण भी रहे तो सही रहता है, लेकिन अगर कुछ व्यक्ति के पास सब कुछ संसाधन और धन अपने पास एकत्रित हो गया, किसी पास बिल्कुल नहीं, तो ये क्रांति को प्रेरित करता है। इसलिए जरूरी है कि राज्य द्वारा नियंत्रित धनार्जन होना चाहिए, तो कभी भी क्रांति नहीं हो पाएगी। अगली बात उन्होंने बताई है कि जो राजनीतिक सत्ता है उसका एकाधिकार भी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार का मतलब कोई निर्भरता की और बढ़ती, इसलिए हो सके तो राज्य के अंदर जो सत्ता है, पॉलिटिकल पावर है, उसका सेपरेशन हो, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि हर वर्ग उसमें हिस्सा लेने का मौका मिले और सबको लगे कि इस शासन व्यवस्था का मैं भी एक अंग हूं, एक तत्व हूं और मैं इसके साथ जुड़ा हूं।
जिन राज्यों में भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है वो राज्य डूबे, क्रांतियां हुई। इसलिए इन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि राज्य में कभी भी क्रांति जैसे तत्व पैदा नहीं हो। साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट किया है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बाह्य आक्रमण का भय का वातावरण थोड़ा खड़ा कर ताकि जनता का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाए। तो आज हम ये समझे कि अरस्तु के अनुसार क्रांति को किस किस प्रकार से रोका जा सकता है और एक राज्य में शांतिपूर्वक और विकास की तरफ बढ़ने की एक शासन व्यवस्था किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आज हमने अरस्तु के क्रांति के समय में जो विचार थे उनको स्पष्ट किया, क्रांति के प्रकार तथा क्रांति को रोकने के जो उपाय हैं इनको समझा।